देखिए बच्चा, आज हम फिर से आप लोगों को सामान्य हिंदी का जो है मॉडल पेपर 2026 का लेकर आए हैं। देखिए बच्चा, कल जो आप लोग जा रहे हैं पेपर देने, तो उसको देने से पहले इसको एक बार ज़रूर इसको सॉल्व कर जाइएगा, क्योंकि जितने भी क्वेश्चन हैं सब इसमें क्या हैं, इम्पोर्टेंट हैं। देखिए बच्चा, समय कितना दिया रहता है, 3 घंटे 15 मिनट ये आपका समय है, जबकि 100 नंबर का ये पेपर है। ये जो है सामान्य हिंदी वालों के लिए है, जो साइंस साइड से हैं या फिर जो कॉमर्स लिए उनके लिए है। तो देखिए क्या होती है, इसमें 2 खंड होते हैं। पहला खंड में क्या आते हैं, जितने भी आपके गद्य और पद्य और कहानी से जितने भी चीज़ें होती हैं सब होते हैं। और खंड ख से जो होता है आपका संस्कृत पोर्शन से लेके पूरे ग्रामर वाला व्याकरण सब आते हैं। तो देखिए बच्चा, खंड क से क्या देखेंगे हम लोग, पहला क्वेश्चन जैसे है, क्या है, खंड क, जिसमें आपको 5 बहुविकल्पीय प्रश्न मिलते हैं। 5 बहुविकल्पीय प्रश्न में जो होते हैं, शुरुआत के 5 वो गद्य खंड से आपके आते हैं, और फिर प्रश्न नंबर 2 में आपके पद्य से, यानी टोटल मिलाकर 10 बहुविकल्पीय प्रश्न आते हैं। देखिए बच्चा, जो पहला प्रश्न आपका कह रहा है, क्या पहले प्रश्न का क, भारतेंदु युग की पत्रिका नहीं है। देखिए 4 ऑप्शन दिए रहेंगे। एग्जाम हॉल में आप जाइएगा तो क्या करेंगे, वहाँ पर जैसे आपका दिया रहेगा 4 ऑप्शन, तो वहाँ पर तो 2 पे आपका संशय रहता है, लेकिन 2 में क्या रहते हैं कि एकदम श्योर है कि वो नहीं रहेंगे। तो उसी तरह आज देखा भी जाएगा कि कैसे प्रश्नों को लिखना भी है। तो देखिए कैसे लिखेंगे पहले। देखिए बच्चा, लिखने से पहले डालिएगा का सबसे ऊपर प्रश्न उत्तर संख्या 1 न डालकर क्या लिखेंगे, 01, जिससे क्या होगा, आपको अच्छी भी लगेगी लिखने में। फिर आप कौन सा खंड करने जा रहे हैं उसको लिखिएगा। तो कौन सा खंड कर रहे हैं, तो खंड क, तो क्या लिखेंगे, खंड क। देखिए बच्चा, खंड क लिख देने के बाद आप जो करने जा रहे हैं प्रश्न नंबर 1 का, कौन सा क ख ग जो 5 होंगे उसको उसी को ही करना है। तो जिसमें सबसे पहले आप क्या करिएगा, कुछ लोग क्या करते हैं, प्रश्न तो लिखते हैं लेकिन साथ में जो सही है बस वही लिख देते हैं, लेकिन क्या सही है उसको नहीं लिखते हैं। तो हम उसको भी बता दे रहे हैं। जैसे ये है कि भारतेंदु युग के, क्या दिया है, भारतेंदु युग की पत्रिका नहीं है। तो देखिए सरस्वती, ब्राह्मण, हरिश्चंद्र, चंद्रिका या फिर आनंद कादम्बिनी। तो इन चारों में से जो भारतेंदु युग के नहीं है वो है सरस्वती पत्रिका, क्योंकि ये कब हुआ था, तो द्विवेदी युग में ये हुआ था। तो इसका क्या ऑप्शन सही हो जाएगा, देखिए जो पूछा था वही लिखना है। क्या लिख देंगे, क का पहला सही है क्या, सरस्वती, तो इसको आप सही कर लीजिएगा। इसी तरह दूसरा क्या कर रहे हैं कि निम्नलिखित में से हरिशंकर परसाई का निबंध संग्रह है, यानी हरिशंकर परसाई का क्या लिखना है, निबंध संग्रह कौन सा है। तो 4 ऑप्शन में से आपका प्रस्तुत प्रश्न तब की बात और थी, विचार प्रवाह या फिर पृथ्वी पुत्र, इन चारों में से आपको जो ऑप्शन आपका सही लगे वही लिखेंगे। तो देखिए हरिशंकर परसाई का जो निबंध संग्रह है वो है तब की बात और थी, यानी कौन सा ऑप्शन सही है, तो तब की बात और थी। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर ऑप्शन में ख लिख कर, इसके बाद दूसरा आपका सही है तो क्या लिखेंगे, तब की बात और थी, ये आपका क्या होगा, सही होगा। इसी तरह आपका तीसरा है कि द्विवेदी युग और छायावादी युग दोनों युगों में लेखन कार्य करने वाले लेखक हैं, यानी दोनों युग में, यानी द्विवेदी युग में भी ये लेखक रहे हैं और छायावादी युग में भी। इनमें से कौन है, 4 ऑप्शन है आपके, क्या, सरदार पूर्ण सिंह, महावीर प्रसाद द्विवेदी, बालकृष्ण भट्ट या फिर गुलाब राय। तो देखिए बच्चे, गुलाब राय जो थे द्विवेदी युग के भी कवि माने गए हैं और छायावादी युग के, यानी दोनों युगों में जो लेखन का कार्य किए हैं वो कौन थे, तो गुलाब राय। तो गुलाब राय क्या होंगे, आपका चौथा ऑप्शन सही होगा। तो कैसे लिखेंगे, ग था ना, ग का कौन सा सही है, तो गुलाब राय, आप गुलाब राय को लिख लीजिएगा। ये आपका तीसरा हो जाएगा। इसी तरह घ का रहा है कि अशोक के फूल निबंध है, क्या है, अशोक के फूल निबंध है, निबंध में क्या है, ललित है या फिर मनोवैज्ञानिक है या
बुद्धि प्रधान है या फिर ऐतिहासिक है। तो देखिए अशोक के जो फूल हैं वो ललित हैं, जो निबंध जो है वो कैसा है तो ललित है। तो इसीलिए कौन सा ऑप्शन सही होगा तो घ का पहला क्या लिखेंगे सही ऑप्शन में ललित। इसके बाद है आपका रॉबर्ट नर्सिंग होम में रचना विधा है, कौन से हैं तो रेखा चित्र, नाटक, रिपोर्टाज या फिर कहानी। देखिए इन चारों में से जो आप सही है कि रॉबर्ट नर्सिंग होम में रचना विधा है वो है रिपोर्टाज, यानी कौन सा ऑप्शन सही है तो तीसरा। तो क्या लिखेंगे रिपोर्टाज, यानी अंग का कौन सा सही है तो तीसरा। इस तरह से खंड क का जो आपका प्रश्न संख्या 1 है 5 ऑप्शन जो थे, पहला था सरस्वती, दूसरा था बाल तब की बात और थी गुलाब राय, ललित और रिपोर्टाज। इस तरह आप लोग ही लिखिएगा। अब चलते हैं प्रश्न संख्या 2 पर। देखिए बच्चा प्रश्न संख्या 2 है जो आपका पद्य से मिलेंगे, यानी क्या आएंगे पद्य से आपको इसमें प्रश्न जो है बहुविकल्पीय प्रश्न रहेंगे। तो क्या आते हैं पद्य से में, पहला आपका प्रश्न है क तार सप्तक का प्रकाशन हुआ था। तार सप्तक का जो प्रकाशन हुआ था कब हुआ था तो 4 ऑप्शन है सन 1943 में, सन 1931 में, सन 1947 में या फिर सन 1950 में। तो देखिए बच्चा तार सप्तक का जो प्रकाशन हुआ था सन 1943 में हुआ था, यानी ऑप्शन कौन सा सही है तो पहला सही है। तो क्या लिखेंगे पहले प्रश्न संख्या 02 लिखिएगा, 2 न लिख कर क्या लिखिएगा 02। तो कौन सा सही होगा तो क का पहला सन 1943 में। इसके बाद है वीर गाथा काल की विशेषता है। वीर गाथा काल की क्या विशेषता है तो देखिए इसके विचार ऑप्शन में से मुक्तक काव्य रचना या प्रकृति चित्रण, युद्धों का सच्ची वर्णन या फिर नारी का रूप सौंदर्य चित्रण। तो देखिए वीर गाथा काल दे रहा है ना, तो जाहिर सी बात है कि वीरों की गाथा के बारे में बात कर रहा है। यहाँ पर न नारी का चित्रण करना है और न प्रकृति का चित्रण करना है। यहाँ पर सीधे दे रहा है कि वीर गाथा काल की क्या विशेषता है। तो यहाँ पर युद्धों की ही बात होगी, वीर 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 लोग क्या करते हैं युद्ध की ही बात करते हैं, इसीलिए कौन सा ऑप्शन सही होगा तो युद्धों का सजीव चित्रण इसमें किया जाता है, यानी कौन सा ऑप्शन सही है तो तीसरा वाला सही है। इसके बाद क्या देखिए वीर गाथा काल का लिखेंगे क्या ख का तीसरा कौन युद्धों का सजीव चित्रण। इसके बाद है रीति मुक्त काव्य के रचनाकार हैं। रीति मुक्त काव्य के जो रचनाकार कौन है तो भूषण है नहीं, केशव दास भी नहीं है, बिहारी भी नहीं है, कौन है घनानंद, यानी ऑप्शन आपका कौन सा सही है तो चौथा घनानंद। घनानंद क्या थे यही। इसके बाद है कमायनी महाकाव्य के सर्गों की संख्या कितनी है। तो देखिए कमायनी जो है महाकाव्य में 15 जो होते हैं सर्गों की संख्या जो होती है 15 होती है। 17, 12, 9 ये नहीं होंगे, कौन से होंगे तो 15 होंगे। इसको दम जरूर पढ़ लीजिएगा क्योंकि कमायनी से एक क्वेश्चन 1 नंबर का पूछ सकता है। तो क्या है कमायनी महाकाव्य के सर्गों की जो संख्या है वो है 15 है, और इसके मुख्य जो नायक का नाम होता है इसमें कमायनी में वो है मनु। मनु इसके क्या हैं कहानी के प्रमुख पात्र हैं। इसके बाद देखिए आपका अगला प्रश्न कि निम्न में से जयशंकर प्रसाद की काव्य कृति है। इन चारों में से जयशंकर प्रसाद की जो काव्य कृति कौन सी है तो पहला है चित्र आधार, द्वापर, इत्यलम या फिर अनामिका। तो देखिए इन चारों में से जो जयशंकर प्रसाद की जो प्रमुख काव्य कृति है वो है चित्राधार। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा अंग का पहला। क्या लिखेंगे देखिए पहला लिखकर चित्राधार ये ही लिखना जरूरी है, ये मत करिएगा कि लिख देंगे क का पहला इसके बाद ये मत लिखिए कि सन 1943, ये सब जरूर लिख दीजिएगा क्योंकि इससे क्या होगा ना कि आपको समझने में जैसे एग्जामिनर जब देखेगा तो उसको तो आंसर ही डायरेक्ट पता रहता है, तो डायरेक्ट देखेगा इसके बाद वो आपका सही कर देगा। ठीक है तब चलते हैं अगले प्रश्न पर। देखिए बच्चा आपका प्रश्न संख्या तीसरा जो है वो कितने नंबर का आता है बच्चा तो ये 10 नंबर का।
यहीं से आपका शुरुआत हो जाती है, लंबे क्वेश्चनों का आंसर देना रहता है। यानी क्या है, निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित प्रश्नों के क्या करिए, उत्तर दीजिए। यानी कह रहे हैं निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर आपको देना है। कितने नंबर का है, तो 10 नंबर का होता है। 5 क्वेश्चन इसमें आपको दिए रहते हैं और इन पाँचों में से क्या करना है, सबको करना आपको। सबके कितने नंबर हैं, तो 2-2 नंबर। तो इसको एकदम ध्यानपूर्वक करिएगा बच्चा। पहले पैराग्राफ को एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार, जितनी बार अगर ना समझ में आए तब तक इसको पढ़ते रहिएगा और ध्यान से दीजिएगा आंसर। देखिए क्या दिया है कि मातृभूमि पर, क्या कर रहा है, मातृभूमि पर निवास करने वाले मनुष्य राष्ट्र का क्या होते हैं, दूसरा अंग है। पृथ्वी हो और मनुष्य न हो तो राष्ट्र की कल्पना असंभव है। यानी क्या कर रहा है कि पृथ्वी तो हो लेकिन मनुष्य न हो तो राष्ट्र की कल्पना करना क्या है, असंभव है। क्योंकि पृथ्वी पर रहना भी क्या है, अगर मनुष्य ही न रहे तो राष्ट्र कैसे बनेगा। इसी तरह पृथ्वी और जन दोनों के सम्मिलन से ही राष्ट्र का स्वरूप संपादित होता है। जन के कारण ही पृथ्वी मातृभूमि की संज्ञा प्राप्त करती है। पृथ्वी माता है और जन सच्चे अर्थों में पृथ्वी का पुत्र है। जैसे में लिखा गया, माता भूमि पुत्रस्य पृथिव्या, हे भूमि माता है, मैं उसका क्या हूँ, पुत्र हूँ। जन के हृदय में इस सूत्र का अनुभव ही राष्ट्रीयता की क्या है, कुंजी है। इसी भावना से राष्ट्र निर्माण के अंकुर उत्पन्न होते हैं। तो देखिए बच्चा, ये आपका पैराग्राफ है टोटल। ये जो आपका पैराग्राफ है, अब इससे क्या करेंगे, संबंधित प्रश्न पूछ रहे हैं। तो देखा जाए इससे संबंधित प्रश्नों को, जैसे ये आपका क्या है प्रश्न, ये पूरा पैराग्राफ। अब इससे संबंधित क्या है, प्रश्न क्या दे रहा है वो देख लिया जाए। इसका देखिए क्या दिया है प्रश्न कि उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। देखिए बच्चा, सबसे पहले संदर्भ को आप लोग कोशिश करिएगा कि सही ही हो, गलत ना हो संदर्भ। गलत संदर्भ लिखने से क्या होगा, बाकी के जो आपके 8 नंबर हैं उसमें भी आपकी कटौती होने लगती है। क्योंकि उस एग्जामिनर का ये हो जाता है कि उसको, इस बच्चे को जो है क्या बोलते हैं उसको, कि पैराग्राफ समझ में नहीं आया तो अन्य प्रश्नों का उत्तर कैसे देगा। तो चलिए देखते हैं कैसे लिखेंगे। पहले इसको देखिए, लिखेंगे प्रश्नोत्तर संख्या 03 और जो पैराग्राफ लिखने जा रहे हैं उसकी जो है थोड़ी सी ही समरी, एक लाइन में जैसे 2 शब्द आए शुरुआत का और 2 शब्द लास्ट का लिखकर बीच में डॉटेड लाइन दिखा दीजिएगा। संदर्भ पूछ रहा था, तो देखिए संदर्भ में क लिखेंगे, इसके बाद संदर्भ लिखेंगे। क्या लिखेंगे, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी गद्यांश के राष्ट्र का स्वरूप पाठ से अवतरित है। क्या है, देखिए प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी गद्यांश के राष्ट्र का स्वरूप पाठ से अवतरित है। इसके रचयिता डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल जी हैं। देखिए बच्चा, जो पाठ का नाम और लेखक का नाम आप लोग क्या करिएगा, ब्लैक पेन से ही लिखिएगा। तो ये हो गए पहला। दूसरा क्या प्रश्न कर रहा है, लेखक ने राष्ट्र का दूसरा अंग किसे कहा है। तो देखिए क्या लिखेंगे, लेखक ने राष्ट्र का दूसरा अंग मनुष्य को कहा है। यानी लेखक ने राष्ट्र का दूसरा अंग किसको बता दिया है, तो मनुष्य को कहा है। तीसरा है, राष्ट्र का स्वरूप कैसे संपादित होता है। यानी राष्ट्र का स्वरूप कैसे संपादित होता है बच्चा, ये बताना है। तो आप लिख लीजिएगा उत्तर में, राष्ट्र का स्वरूप पृथ्वी और जन दोनों को सम्मिलन से ही राष्ट्र का स्वरूप संपादित होता है। यानी राष्ट्र का स्वरूप जो होता है किससे होगा, पृथ्वी और जन दोनों को सम्मिलन से ही राष्ट्र का स्वरूप संपादित होगा। इसके बाद है राष्ट्र का स्वरूप कैसे, ये तो हो गया। लेखक के अनुसार राष्ट्रीयता की कुंजी क्या है। लेखक के अनुसार जो है राष्ट्रीयता की कुंजी क्या होगी ये बताना है। तो देखिए बच्चा, लिखेंगे क्या, लेखक के अनुसार राष्ट्रीयता की कुंजी जन के हृदय में इस सूत्र का अनुभव है। यानी किसकी,
लेखक के अनुसार राष्ट्रीयता की कुंजी जन के हृदय में यानी लोगों के हृदय में क्या है, सूत्र के अनुभव हैं। ये हो गया। इसके बाद क्या कर रहा है लास्ट में कि गद्यांश के रेखांकित अंश की क्या कीजिए, व्याख्या करना है। रेखांकित अंश की क्या करना है बच्चा, व्याख्या करना है। तो देखिए कहाँ है रेखांकित अंश, पहले आपको देखना होता है। तो देखिए यहाँ से शुरुआत है, यहाँ से शुरुआत है कि पृथ्वी माता है और जन सच्चे अर्थों में क्या है, पृथ्वी का पुत्र है। इसीलिए कहा गया माता भूमि पुत्रोस्व पृथिव्या, यानी भूमि माता है, मैं उसका पुत्र हूँ। जन के हृदय में इस सूत्र का अनुभव ही राष्ट्रीयता की क्या है, कुंजी। यानी इतने लाइन का हमको क्या बताना है, इसका व्याख्या करना है। देखिए अंडरलाइन दिया रहेगा, रेखांकित भाग दिए रहेंगे, बस उसी का करिएगा, पूरे पैराग्राफ का आप लोग ना करिएगा। तो देखिए क्या लिखेंगे, हेडिंग डाल दीजिएगा पहले जो करने जा रहे हैं। कोई भी काम करने जाइएगा पेपर में, अगर हेडिंग बनाने लायक है तो हेडिंग जरूर बनाइएगा। क्या है, रेखांकित अंश की व्याख्या। क्या कर रहा है, जिस प्रकार माता हमें जन्म देती है, पालन पोषण कर हमें बड़ा करती है, उसी प्रकार पृथ्वी पर ही जन्म लेते हैं। उनके अनाज से हम लोग क्या होते हैं, बड़े होते हैं, और उनकी ही मिट्टी में खेलकर बड़े होते हैं। अतः पृथ्वी में माता के समान है और मनुष्य सच्चे अर्थों में पृथ्वी का पुत्र है। यही बता रहा है कि क्या है कि जिस प्रकार माता हमें क्या करती हैं, जन्म देती हैं, पालन पोषण कर हमें बड़ा करती हैं, उसी प्रकार पृथ्वी पर ही जन्म लेते हैं, उनके अनाज से बड़े होते हैं और उनकी ही मिट्टी में खेलकर बड़े होते हैं। अतः पृथ्वी माता के समान है और मनुष्य सच्चे अर्थों में क्या है, पृथ्वी के पुत्र हैं। देखिए बच्चा ये तो हो गया। अब क्या करेंगे, इसमें अथवा वाला भी दिया है, तो ये अथवा वाला भी आप लोग क्या करिएगा, एक बार ज़रूर आज देखकर ही कल पेपर देने जाइएगा। क्या है, देखिए अशोक का वृक्ष जितना भी मनोहर हो, जितना भी रहस्यमय हो, जितना भी अलंकारमय हो, परंतु है वह उस विशाल सामंत सभ्यता की परिकृति। तो इसका क्या करिएगा, आप लोग जरूर पढ़ लीजिएगा। अब चलते हैं प्रश्न संख्या 4 पर। देखिए प्रश्न संख्या 4 क्या कहता है, ये भी इम्पोर्टेंट है कि दिए गए पद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यानी क्या करना है, वो गद्यांश से था, ये क्या है, पद्यांश से। इसके भी कितने नंबर हैं, तो बच्चा 5 × 2 यानी 5 प्रश्न दिए हैं और कितने नंबर के हैं, तो सब 2-2 नंबर के हैं। यानी पैराग्राफ को ध्यानपूर्वक पढ़िएगा। देखिए क्या दिया है, अहे निष्ठुर परिवर्तन तुम्हारा ही तांडव क्या है, नरवत नरवंत विश्व का करुण विवर्तन, तुम्हारा ही नैनो उन्मिलन, निखिल उत्थान पतन, अहे वासुकी खपन। तो देखिए बच्चा आपको दो पैराग्राफ आपको दिए रहेंगे। तो एक पैराग्राफ तो ये दिया है, दूसरा पैराग्राफ आपका ये दिया है। जो आपको पैराग्राफ आसान लगे और जिसके बारे में आपको अच्छी तरह से क्या हो, जानकारी हो, उसी का आप लोग क्या करिएगा, आंसर दीजिएगा। तो देखिए क्या कर रहा है इसमें कि आज की दुनिया क्या है, विचित्र नवीन, प्रकृति का सर्वत्र है, विजयी पुरुष आसीन है, बधे नर के करों में वारी, विद्युत भाप हुक्म पर चढ़ता उतरता है, पवन का ताप है नहीं बाकी कहीं व्यवधान, लांग सकता पर सरित गिर सिंधु एक समान। तो देखिए इसमें में है, तो आपको इसमें से आपको क्या करना है, बताना है। तो हम यही वाला कर दे रहे हैं, वो वाला आप लोग देख लीजिएगा। इसके क्या है, प्रश्नों का उत्तर देना है। तो क्या दिया है कि निम्नलिखित पद्यांश के शीर्षक और कवि का नाम लिखिए। क्या कर रहा है कि निम्नलिखित पद्यांश के शीर्षक और कवि का नाम लिखिए। तो लिखा जाए, तो हेडिंग डालेंगे क्या बच्चा, पहले प्रश्न उत्तर संख्या
4। जो पैराग्राफ करने जा रहे हैं उसका आप लोग शीर्षक लिख दीजिएगा। क्या लिखने जा रहे हैं? तो आज की, इसके बाद सिंधु एक समान। बोला था कि उपयुक्त शीर्षक का क्या लिखना है, वो संदर्भ लिखना है। तो लिखेंगे क्या संदर्भ में कि उपर्युक्त पद्यांश के शीर्षक परिवर्तन और कवि का नाम क्या है, सुमित्रानंदन पंत है। ये आपका क्या है, संदर्भ है। जो पूछ रहा था कि उपर्युक्त पद्यांश के शीर्षक और कवि का नाम बता दीजिए, तो उपर्युक्त पद्यांश के शीर्षक परिवर्तन है और कवि का नाम क्या है, सुमित्रानंदन पंत है। यह हो गए। इसके बाद दूसरा प्रश्न आपका कह रहा है क्या, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। यानी रेखांकित अंश की क्या करना है, व्याख्या करना है। क्या दिया है कि आज की दुनिया विचित्र नवीन, प्रकृति का सर्वत्र है विजयी पुरुष आसीन। इसका क्या करना है, आपको व्याख्या करना है। तो देखिए बच्चा, क्या लिखेंगे, पहले लिखेंगे रेखांकित अंश की व्याख्या। क्या है, सुमित्रानंदन पंत जी का कहना, सुमित्रानंदन पंत जी कहना चाहते हैं कि आज दुनिया बहुत विचित्र एवं नवीन हो गई है। कि आज की दुनिया क्या है, बहुत ही विचित्र और नवीन हो गई है। मनुष्य आज सर्वत्र प्रकृति पर क्या है, विजय प्राप्त कर सकती है। यही कह रहा है ना कि सुमित्रानंदन पंत जी क्या करें कि आज दुनिया बहुत क्या हो गई, विचित्र और नवीन हो गई है। मनुष्य आज सर्वत्र प्रकृति पर क्या कर लिया है, विजय प्राप्त कर सकती है। यह मनुष्य पानी, विद्युत, वायु पर अपना नियंत्रण कर लिया है। यह मनुष्य चाहे तो किसी भी प्रकार का परिवर्तन कर सकता है, क्योंकि चैप्टर का नाम है क्या, परिवर्तन। इसीलिए परिवर्तन के बारे में मनुष्य क्या क्या परिवर्तन कर सकता है, उसके बारे में ये चर्चा कर रहे हैं। अब चलिए देखते हैं अगले प्रश्न पर। देखिए अगला प्रश्न कह रहा है कि आज के मनुष्य ने किस पर विजय प्राप्त कर ली है। आज के मनुष्य ने किस पर विजय प्राप्त कर ली है, तो देखिए, तो लिखेंगे क्या, आज के मनुष्य सर्वत्र प्रकृति पर विजय प्राप्त कर लिया है। यानी सभी प्रकृति पर क्या कर लिए ये लोग, विजय प्राप्त कर लिए हैं। इसके बाद है अगला प्रश्न, किसके हुक्म पर पवन का ताप चढ़ता उतरता है। यानी किसके हुक्म पर, यानी किसकी आज्ञा पर पवन का ताप चढ़ता और उतरता है। तो देखिए, मनुष्य के हुक्म पर पवन का ताप चढ़ता और उतरता है। यानी मनुष्य जो चाहेगा वही क्या होगा, पवन करेगा, यानी चढ़ेगा या फिर उतरेगा। उसका तापमान क्या होगा, मनुष्य के हुक्म पर क्या है, निर्धारित है। देखिए बच्चा, अगला प्रश्न है, कहीं भी व्यवधान नहीं है बाकी, कहीं भी व्यवधान नहीं बाकी है का क्या अर्थ है। देखिए क्या अर्थ होगा इसका बच्चा, कि कहीं भी व्यवधान नहीं है का क्या अर्थ है। तो इसका क्या अर्थ हो सकता है पैराग्राफ से, कि मनुष्य आज अपने मेहनतों से, मनुष्य क्या किया है कि आज अपने मेहनतों से पानी, विद्युत, वायु को अपना नियंत्रण कर लिया है। यानी सभी को क्या कर लिया है, नियंत्रित कर लिया है। यह अपने हुक्म से पवन का ताप भी परिवर्तन कर सकता है। आज यह कहीं भी बाकी भी है, यह अपना रुकावट कहीं भी लगा सकता है। यह कहीं भी बाकी भी है, नहीं भी है, यह अपना रुकावट कहीं भी लगा सकता है। यानी इसकी जो है हुक्म जो है, व्यवधान कहीं नहीं बाकी है, ये चारों तरफ क्या कर सकता है कि अपना रुकावट लगा सकता है। यानी मानव को कर है कि एक क्या है, एक तरह से परिवर्तन है जो किसी को भी क्या कर सकता है, रुकावट ला सकता है। तो इस तरह से बच्चा आपका प्रश्न नंबर जो 4 था पद्य से, वो भी आपका क्या हो गया, समाप्त हो गया। अब चलते हैं प्रश्न संख्या 5 पर। देखिए बच्चा, प्रश्न संख्या आपका 5 जो होता है बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, और खासकर समझिए कि बहुत ही, ये एक तरह से कहा जा सकता है कि आपको एक तरह से गिफ्ट मिलता है, क्योंकि आप पहले से इसको तैयारी किए रहते हैं कि ये आने वाले मोस्ट। तो देखिए क्या है कि निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए
उनकी प्रमुख रचनाओं का क्या करिए, उल्लेख कीजिए। देखिए इसकी अधिकतम शब्द सीमा कितनी है, तो 80 शब्द। कितने नंबर के हैं, तो 3 + 2 = 5। यानी साहित्य लेखक का साहित्यिक परिचय देंगे तो कितने नंबर मिलेंगे, 3 नंबर। और उनकी प्रमुख रचनाओं को लिखेंगे तो 2 नंबर, यानी टोटल मिलाकर 5 नंबर। तो 3 आपको दिए हैं, 3 आते हैं ऑप्शन में। पहला है डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, दूसरा प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी और तीसरा डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। इन तीनों में से किसी एक पर क्या करेंगे हम आपको बता देंगे, बाकी 2 को आप लोग तैयार कर लीजिएगा। देखिए बच्चा, लिखेंगे प्रश्न संख्या 5 का, किसके बारे में लिखने जा रहे हैं, तो प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी की साहित्यिक परिचय और जीवन परिचय के साथ साथ उनकी प्रमुख रचनाओं के बारे में। तो सबसे पहले क्या डालेंगे, देखिए बच्चा, जिसके आप लिखने जा रहे हैं उसको ज़रूर लिखिएगा, जी सुंदर रेड्डी, ये ज़रूर लिखिएगा। इसके बाद उनका संक्षिप्त में परिचय, पेपर के कॉपी के जो होता है उत्तर पुस्तिका के बीचों बीच में आप इसको लिखिएगा, साइड में कहीं नहीं। क्या है संक्षिप्त परिचय में, जन्म, पहला नंबर जो आप देंगे वो देंगे जन्म, कहाँ हुआ था, तो कब हुआ था, तो 10 अप्रैल 1919 में। जन्म स्थान बेल्लूर, कहाँ था ये है, तो आंध्र प्रदेश में, आंध्र प्रदेश के बेल्लूर में इनका जन्म हुआ था। साहित्य काल क्या है, तो आधुनिक काल में, यानी ये क्या है, आधुनिक काल में इनका जो है साहित्य काल है। भाषा इनकी जो थी हिंदू, तेलुगु और कन्नड़। रचनाएं मेरे विचार, साहित्य, समाज। इनकी मृत्यु कब हुई थी बच्चा, तो 30 मार्च 2005 में इनकी क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। तो देखिए अब इनका जीवन परिचय देखते हैं। जैसे पहले इनका क्या लिखेंगे, जीवन परिचय। तो जीवन परिचय में क्या लिखेंगे, प्रोफेसर रेड्डी जी का जन्म सन 1919 ईस्वी में आंध्र प्रदेश में हुआ था। इनकी प्रारंभिक शिक्षा संस्कृत और तेलुगु में हुई और उच्च शिक्षा हिंदी में हुई। कई वर्षों तक ये आंध्र विश्वविद्यालय के हिंदी वर्षों तक आंध्र प्रदेश विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के क्या रहे हैं, अध्यक्ष रहे हैं। यानी यहाँ से हम 2 बार लिख दिए हैं, ये आंध्र प्रदेश विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के क्या रहे हैं, अध्यक्ष रहे हैं। ये हटा दीजिएगा आप लोग, क्योंकि 2 बार लिख दिए हैं। इनका निधन जो है सन 2005 में हो गया था। इनका निधन सन 2005 में हुआ, यानी आज से लगभग 25 साल पहले, 20 साल पहले इनका निधन हो गया। तो बहुत ही अच्छे ये निकले। अब देखिए इनका साहित्यिक परिचय देंगे। इनका साहित्यिक परिचय में क्या देंगे बच्चा, क्या, हिंदी के विकास और प्रगति में प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी का सराहनीय योगदान है। देखिए हिंदी के विकास और प्रगति में प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी का सराहनीय योगदान है। हिंदी के जाने माने लेखक के रूप में प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी ने अनेक ग्रंथों की रचना करके हिंदी भाषा पर अपना अधिकार परिमाण दिया है। अधिकार का क्या कर दिया है, परिमाण दिया है। इन्होंने हिंदी भाषियों के लिए तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम साहित्य की रचना की है। तेलुगु भाषा होते हुए भी हिंदी भाषा में रचना करके इन्होंने एक श्रेष्ठ उदाहरण प्रस्तुत किया है। देखिए प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी जो थे कैसे थे, तो ये कैसे कवि थे, तो ये तेलुगु भाषा जानते थे, लेकिन इन्होंने हिंदी को इतना अच्छे से लिखे हैं कि देखने के बाद इनका क्या एक श्रेष्ठ उदाहरण के रूप में क्या हुआ है, प्रस्तुत हुआ है। तो ये इनके साहित्यिक परिचय हो गए। देखिए बच्चा, अब इनकी प्रमुख जो रचनाएं हैं, प्रोफेसर जी सुंदर की जो प्रमुख रचनाएं हैं, तो लिखेंगे क्या, प्रमुख रचनाएं, हेडिंग डाल लीजिएगा। इसके बाद लिखिएगा इनकी रचनाएं निम्न हैं। में पहला साहित्य और समाज, दूसरा लिख दीजिएगा मेरे विचार, तीसरा शोध और बोध, चौथा हिंदी और तेलुगु, चौथा है लैंग्वेज प्रॉब्लम इन इंडिया, यानी भाषाओं का जो प्रॉब्लम इंडिया में होती है वो, यानी लैंग्वेज प्रॉब्लम इन इंडिया। ये हो गए। तो देखिए बच्चा, आपका जो प्रश्न दिया था क्या, कि निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचनाओं का उल्लेख कीजिए। कितना शब्दों में लिखना था, तो 80 शब्दों में। ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 पेज जाता है, 1.5 से ज़्यादा जाएगा तो आपका 2 पेज, 2.5 पेज लेकर मत जाइएगा, क्योंकि समय आपका क्या होता है, बाध्य है।
तो उसको ध्यान में रखते हुए पेपर को सॉल्व करिएगा। इसके बाद चलिए देखिए, इसी से आता है आप कवि का। वहाँ पर लेखक थे तो इसी के 5वां का ख होता है कि निम्नलिखित में से किसी एक कवि का साहित्य परिचय देते हुए उनकी प्रमुख कृतियों का उल्लेख कीजिए। इसकी भी अधिकतम शब्द सीमा कितनी है तो 80। ये भी कितने नंबर के हैं तो 3 + 2 यानी 5, यानी साहित्यिक परिचय देंगे तो 3 और उनकी कृतियों को लिख देंगे तो 2 नंबर। ये टोटल आपका मिलेगा। देखिए यहाँ पर भी 3 कवि दिए हैं, मैथिली शरण गुप्त, जयशंकर प्रसाद, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन। तो इनमें से किसी एक का क्या कर दिया जाए, बता देते हैं। देखिए बच्चा, लिखेंगे प्रश्नोत्तर संख्या 05 और क था तो क लिखे थे, अब क्या लिखेंगे ख, और हेडिंग डालेंगे किस कवि का लिखने जा रहे हैं तो जयशंकर प्रसाद जी का। तो क्या लिखेंगे, इनका भी संक्षिप्त में परिचय दे दीजिएगा। इनका जन्म कब हुआ था तो 30 जनवरी 1889 में हुआ था। यानी इनका जन्म कब हुआ था तो 30 जनवरी 1889 में। जन्म स्थान काशी, जो आज कहाँ है तो वाराणसी। पिता का नाम देवी प्रसाद। साहित्य काल इनका जो था छायावादी युग के कवि हैं। और भाषा इनकी कैसी थी तो खड़ी बोली और हिंदी। इनकी मृत्यु, देखिए इनकी मृत्यु जो है 14 जनवरी 1937 में ही हो गई थी। ज़्यादा दिन तक नहीं जिंदा रहे, अल्पायु में ही क्या हो गए, ये मृत्यु पा गए, यानी 48 साल की उम्र में इनकी मृत्यु हो गई। देखिए बच्चा, अब क्या देंगे, इनका जीवन परिचय। साहित्य परिचय से पहले हम लोग इनका जीवन परिचय देख लेते हैं। क्या है जीवन परिचय में, जयशंकर प्रसाद का जन्म 30 जनवरी 1889 ईस्वी में काशी में हुआ था। इनका प्रारंभिक शिक्षा काशी विश्वविद्यालय से हुआ। इनके पिता का नाम देवी प्रसाद स्वयं साहित्य प्रेमी तथा माता कृष्णा प्रेमी व्यक्ति थीं। यानी इनके पिताजी जो थे देवी प्रसाद स्वयं क्या थे, साहित्य के प्रेमी थे तथा माता क्या थी, कृष्ण प्रेमी व्यक्ति थीं। इन्होंने 9 वर्ष की आयु में ही एक कविता लिख डाली। इसके बाद 5 वर्ष के बाद इनके पिता का क्या हो गया, मृत्यु, तथा 4 वर्ष बाद इनकी माता की भी क्या हो गई, मृत्यु हो गया। इन्होंने घर पर ही रहकर वेद पुराण हिंदी अंग्रेजी आदि भाषाओं में लेखन किया। इनका विवाह होने पर कुछ वर्ष बाद इनकी पत्नी का भी अकाल मृत्यु हो जाती है। देखिए इनका पूरा जीवन जो होता है दुखों से ही भरा रहता है। क्या है, इन सब दुखों से घिर कर यह क्षय रोग से क्या हो जाते हैं, ग्रसित हो गए। अतः इनकी मृत्यु 14 जनवरी, देखिए यहाँ पर लिख दिए हैं, तो 1937 में हो गया। यानी इनका मृत्यु कब हो गया था तो 14 जनवरी 1937 ईस्वी को हो गया। यानी बहुत ही ये, क्योंकि इनका जीवन देख रहे हैं, 9 वर्ष की उम्र में क्या हो गया, कविता तो लिखे थे, लेकिन 13 वर्ष की उम्र में क्या हो गई, इनके पिता की मृत्यु हो गई, और 17 वर्ष की आयु में इनके माता का। और कुछ सालों के बाद इनका विवाह हुआ। विवाह के कुछ साल के बाद ही क्या हो गया, इनकी पत्नी का भी मृत्यु हो गया, जिसके कारण इन्हें बहुत दुखों का क्या हो गया, सभी दुख इनको घेर लिए, जिस कारण इनको कौन सा रोग हो गया था तो क्षय रोग। और इनकी मृत्यु जो है 14 जनवरी 1937 को हो गया। देखिए बच्चा, इसके बाद साहित्यिक परिचय क्या था, जयशंकर प्रसाद जी की आरंभिक या प्रारंभिक जीवन से ही साहित्यिक प्रेमी व्यक्ति थे। इन्होंने गद्य और पद्य दोनों क्षेत्र में अमूल्य योगदान दिया। इन्होंने 9 वर्ष की आयु में ही अपने गुरु को रसमय सिद्ध सवैया लिख कर दिया। यह ब्रज एवं खड़ी बोली भाषा में अनेकों रचनाएं किए। इनकी रचनाएं कुछ जो है निम्नलिखित हैं, इनको देख लिया जाए। देखिए इनकी रचनाओं में पहला है कहानियाँ ये बहुत लिखे हैं, जिसमें कुछ इम्पोर्टेंट है, पंचायत, उर्वशी, गुलाम, इंद्रजाल। नाटक इनका है चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, ध्रुव, स्वामिनी। उपन्यास इनका है कंकाल, तितली, इरावती। ये इनकी क्या है, प्रमुख रचनाएं हैं। तो इस तरह से बच्चा जो कवि का जीवन परिचय था, साहित्यिक परिचय और उनकी कृतियाँ,
ये हो गए। अब चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न पर। देखिए बच्चा, आपका जो अगला प्रश्न दे रहा है, पंच लाइट अथवा लाठी कहानी के उद्देश्य पर क्या कीजिए, प्रकाश डालिए। देखिए 5 नंबर का ये भी बच्चा आता है, ये इसके भी कितने शब्दों में लिखना है, या फिर 80 शब्दों में। पंच लाइट अथवा कहानी के उद्देश्य पर प्रकाश डालिए, या फिर पंच लाइट अथवा बहादुर कहानी के क्या लिखना है, कथा वस्तु को लिखना है। तो कोई एक आपको करना है। तो चलिए हम लिख देते हैं क्या, लाठी कहानी के उद्देश्य क्या होता है। तो पहले लिखेंगे कैसे, देखिए बच्चा, लिखेंगे प्रश्न संख्या 06, क्या लिखेंगे, लाठी, और क्या लिखेंगे, कहानी का उद्देश्य। क्या है इस कहानी का उद्देश्य, तो लिखेंगे लाठी कहानी का मूल उद्देश्य समाज में पति के बिना अकेली रहने वाली पत्नी के जीवन की त्रासदी को दिखाना है। यही बताना है, क्या है कि लाठी कहानी का जो मूल उद्देश्य समाज में पति के बिना अकेली रहने वाली पत्नी के जीवन की त्रासदी को क्या करना है, दिखाना है, जिसमें लेखिका को क्या मिलता है, असफलता मिलती है। लेखिका ने यह भी संदेश दिया है कि महिला ही महिला का क्या करती हैं, शोषण करती हैं। अतः उन्हें अपने दृष्टिकोण में परिवर्तन लाना चाहिए, उन्हें एक दूसरे के साथ सहयोग करना चाहिए तथा उन्नति के मार्ग को प्रशस्त करना चाहिए। क्या करना चाहिए, उन्हें एक दूसरे के साथ सहयोग करना चाहिए तथा उन्नति के मार्ग को प्रशस्त करना चाहिए। कहानी का उद्देश्य यह भी उद्घटित कराना चाहता है कि क्षय रोग कोई असाध्य रोग नहीं, यानी क्षय रोग कोई ऐसा नहीं है कि वो ठीक ना होने वाला रोग है, छुआछूत का नहीं है। ये क्या है, असाध्य रोग नहीं है। यदि परिजनों का सहयोग और सहानुभूति मिले तो रोगी को मृत्यु से भी क्या किया जा सकता है, बचाया जा सकता है। यही कारण है कि नेपाली भाभी एक दिन अचानक मृत्यु को प्राप्त हो जाती हैं और बानो जो हड्डियों का ढांचा मात्र रह गई थी, क्षय रोग भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सका। ये क्या थी, लाठी कहानी का उद्देश्य जो था यही है। देखिए बच्चा, इसको भी कितने शब्दों में लिखना है, तो 80 शब्दों में। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप एक पेज में इसको लिख सकते हैं। तो आप चलते हैं अगले प्रश्न पर। देखिए बच्चा, आपका अगला जो प्रश्न है कि दिए गए संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक का ससंदर्भ हिंदी में, ओहो, देखिए बच्चा, आपका 8वां प्रश्न हम पढ़ दिए थे, सॉरी। हम क्या देखेंगे, 7वां प्रश्न क्या है कि स्वपठित खंड काव्य के आधार पर किसी एक खंड के प्रश्न का उत्तर दीजिए। क्या कर रहे हैं कि स्वपठित खंड काव्य के आधार पर किसी एक खंड का ही आपको करना है, सबका मत करिएगा। क्या है, कह दिया है कि निम्नलिखित में से किसी, अच्छा ये आ गया, दूसरा छप गया है, तो आपका 5 नंबर ये भी आता है, क्या, स्वपठित खंड काव्य के आधार पर किसी एक खंड के प्रश्न का उत्तर दीजिए। इसकी भी जो शब्द सीमा कितनी है, तो 80 शब्दों के कितने नंबर के आते हैं, तो 5 नंबर के। देखिए बच्चा, ये आपका जिला वाइज होता है, इसमें आपको 6 प्रश्न दिए रहते हैं अथवा करके, लेकिन आपको वही प्रश्न करना है जो आपके ज़िले में चलता है। जैसे हम लोग बात करते हैं तो गाजीपुर ज़िले में जो हम लोगों के यहाँ जो चलता है वो आपका आता है 5वें नंबर पर, जिसमें त्यागपथी है। तो इसमें देखिए, ये दोनों में से कोई एक आपको करना है, बाकी किसी का, सबका अलग अलग, जो जिस ज़िले में होगा वो अपना क्या करेगा, ज़रूर बता देगा और करेगा वही, दूसरा मत करिएगा बच्चा, नहीं तो इसको लिखने से कोई फायदा नहीं रहेगा। क्या दिया है, त्यागपथी खंड काव्य की कथा वस्तु संक्षेप में लिखिए, या फिर त्यागपथी खंड काव्य के आधार पर हर्षवर्धन का क्या करिए, चरित्र चित्रण लिखिए। तो देखिए बच्चा, सबसे पहले लिखने जाइएगा तो आप जरूर लिखिएगा क्या, त्यागपथी लिखिएगा। प्रश्न संख्या क्या, देखिए ऐसे लिखेंगे क्या, प्रश्न संख्या 07 क्या लिखने जाएंगे, तो चौथे नंबर पर है कि 5वें नंबर पर, आइए आप जरूर देख लीजिएगा क्या लिखेंगे, त्यागपथी।
ये लिखने के बाद हम लोग क्या करेंगे, जो आपको करना है, क्या करने जा रहे हैं, तो देखिए या तो उसकी कथा वस्तु संक्षिप्त में लिखिए या फिर हर्षवर्धन का चरित्र चित्रण। तो हम आपको क्या करते हैं, हर्षवर्धन का चरित्र चित्रण कर देते हैं। तो अथवा लिखेंगे, इसके बाद शुरू कर देंगे। क्या लिखेंगे, अथवा और फिर हर्षवर्धन का चरित्र चित्रण, जरूर हेडिंग डालिएगा। तो क्या लिखेंगे, त्यागपथी खंड काव्य के नायक हर्षवर्धन हैं और इस खंड काव्य में हर्षवर्धन का चरित्र चित्रण किया गया है, जो इस प्रकार है। अब कैसे हैं तो देखते हैं। देखिए हर्षवर्धन सबसे पहले क्या थे, तो देश प्रेमी, यानी हर्षवर्धन जी क्या हैं, तो सबसे पहले क्या हैं, देश प्रेमी हैं। तो लिखेंगे क्या, हर्षवर्धन सच्चे देश प्रेमी हैं। इन्होंने छोटे राज्यों को एक साथ मिलाकर विशाल राज्य की स्थापना की है। देश सेवा ही उनके जीवन का क्या है, व्रत है। यानी हर्षवर्धन क्या है, एक सच्चे देश प्रेमी हैं, जो छोटे राज्यों को एक साथ मिलाकर विशाल राज्य की क्या कर दिए हैं, स्थापना कर दिए हैं। इसके बाद दूसरा है अजय योद्धा। तो लिखेंगे हर्षवर्धन एक अजय योद्धा थे। विद्रोही उनके तेज बल के आगे ठहर नहीं पाता, कोई भी राजा उन्हें पराजित नहीं कर सका। भारत इतिहास में महाराज हर्षवर्धन की दिग्विजय, उनका युद्ध कौशल और उनकी अनुपम वीरता स्वर्ण अक्षरों में लिखी है। इसके बाद इनका है धर्मपरायण। ये क्या थे, धर्मपरायण भी थे। हर्षवर्धन के जीवन में धर्मपरायणता कूट कूट कर भरी हुई है। उन्होंने शैव, शक्त, वैष्णव और वेद मत को एक साथ रखा। उन्होंने किसी के प्रति भी भेदभाव नहीं बरता। इससे पता चलता है कि हर्षवर्धन क्या थे, धर्मपरायण पुरुष थे। इसके बाद है श्रेष्ठ शासक। हर्षवर्धन क्या थे, एक श्रेष्ठ शासक भी थे। तो लिखेंगे क्या, महाराज हर्षवर्धन एक श्रेष्ठ शासक हैं। उनका संपूर्ण जीवन प्रजा के हितार्थ ही समर्पित है। उनका शासन धर्म शासन है। उनके शासन में सभी जनों को समान न्याय एवं सुख उपलब्ध है। यह आपका क्या था, प्रश्न संख्या 7, जो खंड काव्य से आता है बच्चा। तो सबका अलग अलग अपने अपने जिलों का होता है। तो जैसे हमने क्या किया, एक ज़िले के बारे में हमने बता दिया, जैसे गाजीपुर में जो आता है ये बता दिए। अब चलते हैं प्रश्न संख्या 8 पर। देखिए प्रश्न संख्या क्या कह रहता है, खंड ख अब यहाँ से शुरू होते हैं। संस्कृत वाला जो ही पोर्शन आपका शुरू होगा, यानी प्रश्न संख्या 8 7 तक आपका क्या था, क था, अब ख। दिया है कि दिए गए संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ हिंदी में अनुवाद कीजिए। यानी संदर्भ सहित इसको क्या करना है, हिंदी में अनुवाद करना है। कितने नंबर का है बच्चा, तो ये 7 नंबर का। 2 नंबर आपको मिलेंगे संदर्भ पर, और हिंदी में जब करेंगे इसका अनुवाद तो वो मिल जाएंगे आपको 5 नंबर। तो टोटल मिलाकर 7 नंबर। देखिए इनका जो है पैराग्राफ पहले देख लिया जाए। देखिए 2 पैराग्राफ आपको दिए रहेंगे, किसी एक को ही आपका हिंदी में क्या करना है, अनुवाद करना है, वो भी संदर्भ सहित। तो देखिए कोई एक हम कर देते हैं, जैसे हम ये वाला कर देते हैं, ये वाला आप लोग अपने से देख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए तब तक। देखिए ये तो आप कर लीजिएगा, ये महाकवि कालिदास के लिया गया है, नहीं वाल्मीकि जी हैं तो देख लीजिएगा इनको भी। और ये हैं क्या है, देख लीजिए इसको, याज्ञवल्क्य उवाच, हम इसका कर दे रहे हैं याज्ञवल्क्य जो है, तो ये उपनिषद है, उपनिषद जो है उसी से लिया गया है। तो क्या है, याज्ञवल्क्य उवाच न वा अरे मैत्रेयी पत्यु कामाय पति प्रियो भवति आत्मनस्तु वै कामाय पति प्रियो भवति न वा अरे जायाया कामाय जाया प्रिया भवति आत्मनस्तु वै कामाय जाया प्रिया भवति न वा अरे पुत्रस्य वित्तस्य कामाय पुत्रो वित्तं वा प्रियं भवति आत्मनस्तु वै कामाय पुत्रो वित्तं वा प्रियं भवति आत्मनस्तु वै कामाय पुत्रो वित्तं वा प्रियं भवति न वा अरे सर्वस्य कामाय सर्वस्य प्रियं भवति आत्मनस्तु वै कामाय सर्वं प्रियं
भवती। देखिए यह जो पाठ है ना, याज्ञवल्क्य जो है अपनी पत्नी मैत्रेयी को समझाने की कोशिश कर रहे हैं, उसको ज्ञान दे रहे हैं। क्या होता है तो कैसे लिखेंगे, तो लिखेंगे पहले क्या, खंड ख, प्रश्न संख्या 08। तो उसका क्या करेंगे, जो हम करने जा रहे हैं उसके शीर्षक को लिख देंगे, आत्मनस्तु व प्रियम भवते। इसका संदर्भ लिखिएगा। संदर्भ बच्चा देखिए क्या है कि यह गद्यांश बृहदारण्यक उपनिषद से लिया गया है, जिसमें ऋषि याज्ञवल्क्य अपनी पत्नी मैत्रेयी को आत्मज्ञान का महत्व समझाते हैं। तो चलिए अब देखते हैं क्या क्या हिंदी में इसका अनुवाद कर देते हैं। देखिए क्या बोलते हैं, तो जो दिया रहता है व्याख्या नहीं करना है बच्चा, हिंदी में उसका अनुवाद करना है। कोशिश करिएगा सही सही करिए, अगर कहीं बाई मिस्टेक हो जाता है तो उसको रंगिएगा, पेंट मत करिएगा। सीधी बात है, एक लाइन में उसको काट दीजिएगा गलत हुआ है तो। ज़्यादा रंगने की कोशिश मत करिएगा, नहीं तो काफ़ी भद्दी लगेगी। देखिए क्या है हिंदी में अनुवाद, पति अपनी पत्नी को अपनी आत्मा की इच्छा के लिए प्रिय होता है। पति अपनी पत्नी को अपनी आत्मा की इच्छा के लिए क्या है, प्रिय होता है। अरे मैत्रेयी, पति की इच्छा के लिए पति प्रिय नहीं होता है। किसके लिए होता है, तो उसकी आत्मा के लिए, बल्कि अपनी आत्मा की इच्छा के लिए क्या होते हैं, पति प्रिय होता है। अरे पुत्र और धन की इच्छा के लिए पुत्र और धन प्रिय नहीं होते, बल्कि अपनी आत्मा की इच्छा के लिए ही पुत्र और धन प्रिय होते हैं। अरे हर चीज़ की इच्छा के लिए हर चीज़ प्रिय नहीं होती, बल्कि अपनी आत्मा की इच्छा के लिए ही क्या है, सब कुछ प्रिय है। यही इस पैराग्राफ का जो दिया था उसका इतने का, इसका क्या है हिंदी में अनुवाद जब लिखेंगे तो यही मिलेंगे क्या, पति अपनी पत्नी को अपनी आत्मा की इच्छा के लिए प्रिय होता है। अरे मैत्रेयी, पति की इच्छा के लिए पति प्रिय नहीं होता, बल्कि अपनी आत्मा की इच्छा के लिए क्या होते हैं, पति प्रिय होते हैं। अरे पुत्र और धन की इच्छा के लिए पुत्र और धन प्रिय नहीं होते, बल्कि अपनी आत्मा की इच्छा के लिए ही पुत्र और धन प्रिय होते हैं। अरे हर चीज़ की इच्छा के लिए हर चीज़ प्रिय नहीं होती, बल्कि अपनी आत्मा की इच्छा के लिए सब कुछ क्या होती हैं, प्रिय होती हैं। देखिए बच्चा, अगला जो आपका प्रश्न दिया है कि दिए गए पद्यांशों श्लोकों में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में क्या करिए, अनुवाद कीजिए। देखिए दो पैराग्राफ दो आपको श्लोक दिए हैं, दोनों में से क्या करना है, किसी एक को आपको करना है। तो चलिए देखते हैं। देखिए क्या दिया है कि आपको मिल जाएंगे कि न में रोचते भद्रम न उलकुसुम निर्मति अकद। तो देखिए दोनों में से किसी एक को करना है, तो हम दोनों में से किसी एक का करेंगे। तो हम इसका कर दे रहे हैं क्या, सुखार्थिनम कुतो विद्या विद्यार्थिनम कुतो सुखम, सुखार्थी वा त्यजित विद्याम विद्यार्थी वा त्यजित सुखम। तो देखिए इसका पहले क्या लिखेंगे, संदर्भ। देखिए बच्चा पहले क्या लिख देंगे, संदर्भ हम लोग लिखेंगे कैसे। देखिए हम कुछ क्या करें, अब समय की पाबंदी है, लिख नहीं पाए हैं इसको, तो हम लिखे हैं अपनी दूसरी कॉपी पर, तो उसी को दिखा देते हैं कैसे लिखेंगे। तो क्या लिखेंगे, संदर्भ प्रस्तुत श्लोक संस्कृत दिग्दर्शिका के सुभाषित रत्नानिक पाठ से उद्धृत है। यानी ये किसके लिया गया है, तो संस्कृत दिग्दर्शिका के सुभाषित रत्नानिक पाठ से उद्धृत है। और इसका जो अर्थ है, हम उसको अर्थ को आपको डायरेक्ट बता देते हैं, क्योंकि बता ही चुके हैं, समय बहुत कम हो गया है। तो अब डायरेक्ट हम जो अपने मेन कॉपी पर लिखें उसी को दिखा देते हैं। क्या है, पहले वो लिख लीजिएगा जो आपका शीर्षक है उसको, इसके बाद उसका अनुवाद। देखिए सुख चाहने वाले को क्या कर रहे हैं कि सुख चाहने वाले को विद्या कहाँ, विद्या चाहने वाले को सुख कहाँ। इसलिए सुख चाहने वाले को विद्या त्याग देना चाहिए और विद्या चाहने वाले को सुख। यानी क्या करें, सुख चाहने वाले को विद्या कहाँ मिलती है और विद्या चाहने वाले को सुख कहाँ मिलती है। इसलिए सुख चाहने वाले को विद्या त्याग देना चाहिए और विद्या चाहने वाले को सुख त्याग देना चाहिए। ये आपका जो पैराग्राफ था, जो क्वेश्चन नंबर, उसका ये आपका उत्तर है। चलिए बच्चा देखते हैं अब प्रश्न संख्या 9। 8वां का तो हो गया, 9 आता है आपका 2 नंबर, जिसमें आपका मुहावरा या फिर लोकोक्तियाँ दिया रहता है। दिया था आपके प्रश्न में कि उल्टी गंगा
बहना। तो उल्टी गंगा बहना का आप क्या करेंगे, अर्थ लिखिएगा। अर्थ क्या लिखेंगे, तो उल्टी गंगा बहना है ना, तो इसका अर्थ लिखेंगे क्या, नियम विरुद्ध कार्य करना, ये लिखेंगे। और इसका वाक्य प्रयोग क्या करेंगे कि मोहन का मित्र सदैव उसके हित की बात करता है। मोहन का मित्र क्या करता है, सदैव उसकी हित की बात करता है, परंतु वह उसे अपना विरोधी बताकर हमेशा उल्टी गंगा बहाता है। यही है इसका क्या है कि मोहन का मित्र जो जिसका सदैव हित चाहेंगे और फिर भी वो आपका क्या करे, बुराई करता है, तो वही क्या होती है, उल्टी गंगा बहना शुरू हो जाता है। तो ये आपका प्रश्न संख्या 9 हो गया। आप चलते हैं प्रश्न संख्या 10 पर। देखिए आप देखेंगे प्रश्न संख्या 10 को क्या देता है। प्रश्न संख्या 10 कि निम्नलिखित गद्यांश या पद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। देखिए बच्चा, ये आपका आते हैं 5 नंबर के लगभग होते हैं, यानी 5 नंबर के ये आते हैं। देखिए ये अपठित गद्यांश होते हैं जिसमें आपको 2 दिए रहते हैं, दोनों में से किसी एक को आपको करना है। देखिए एक इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जिससे आपको करने में आसानी हो जाए, और दूसरा वाला ये है, तो कोई एक को करना है। तो हम क्या करते हैं, ये वाला अथवा वाला हम कर देते हैं, क्योंकि यही हम सॉल्व किए हैं तो इसको कर लेते हैं। जो कि बोर्ड एग्ज़ाम में क्या होते हैं कि जो आसान होता है उसी को हम लोग कोशिश करते हैं कि कर लें। तो देखिए बच्चा, ये वाला तो हम नहीं करेंगे, इसको आप लोग देख लीजिएगा, समय कम है इसीलिए चलते हैं ये वाले पर। क्या दिया है, पहले पैराग्राफ को 2-3 बार ध्यान से पढ़ लीजिएगा जो भी पैराग्राफ करने जाएंगे। क्या दिया है कि वैज्ञानिकों का मानना है, क्या है, वैज्ञानिकों का मानना है कि पृथ्वी पर सर्वप्रथम अस्तित्व में आने वाले एक कोशिकीय जीव अमीबा एवं पैरामीशियम के जन्म के पीछे मीथेन ही कारक रही है। प्राप्त जानकारी के अनुसार मंगल की सतह पर स्थित चट्टानों में लौह तत्व की क्या है, प्रधानता है। फलस्वरूप हवा की उपस्थिति में जहाँ जंग लगने की प्रक्रिया स्वाभाविक रूप से चलती रहती है, इसी कारण इस ग्रह की मिट्टी लाल है और आंधी चलने पर यहाँ का वातावरण गुलाबी बादलों में से भर जाता है। इन्हीं कारणों से मंगल ग्रह को लाल ग्रह भी कहा जाता है। मंगल ग्रह पर पहुँचने वाला भारत का पहला एशियाई देश बन गया। मंगल ग्रह पर पहुँचने वाला भारत पहला एशियाई देश है। देखिए अब इससे जो रिलेटेड है प्रश्न पूछे जाएंगे तो उसको देख लेते हैं। देखिए पहला प्रश्न कह रहा है क्या कि मंगल की सतह पर चट्टानों में किस तत्व की प्रधानता है। तो पहले लिखेंगे क्या, प्रश्नोत्तर संख्या 10, शीर्षक का नाम लिख दीजिएगा पहले, क्या उनसा करने जा रहे हैं। इसके बाद क्या करा था पहला प्रश्न कि मंगल ग्रह पर कौन सी तत्व की प्रधानता है। तो मंगल की सतह पर चट्टानों में लौह तत्व की क्या है, प्रधानता, यानी यहाँ पर कौन से तत्व हैं, तो लौह तत्व की प्रधानता सबसे अधिक है। दूसरा प्रश्न है कि मंगल ग्रह की मिट्टी किस कारण लाल है, यानी मंगल ग्रह की जो मिट्टी है किस कारण लाल है। तो लिखेंगे क्या, मंगल ग्रह की मिट्टी इस कारण लाल होती है क्योंकि वहाँ की हवा में उपस्थित वहाँ जंग लगने की प्रक्रिया स्वाभाविक रूप से क्या है, चलती रहती है। इसी कारण यहाँ की मिट्टी क्या होती है, लाल होती हैं। वहाँ पर जंग लगने की स्वाभाविक रूप से होती रहती है, जिस कारण वहाँ की जो वातावरण कैसी हो जाती है, तो लाल होती है, यानी मिट्टी वहाँ की लाल होती है। अगला है पृथ्वी पर सर्वप्रथम अस्तित्व में आने वाले कौन से जीव हैं। तो देखिए लिखेंगे उत्तर में, पृथ्वी पर सर्वप्रथम अस्तित्व में आने वाले एक कोशिकीय जीव अमीबा और पैरामीशियम हैं। यही 2 जीव क्या थे, सबसे पहले आए हुए थे, क्योंकि ये क्या है, सबसे सूक्ष्म जीव है और एक कोशिकीय जीव है। ये हो गया। अब चलते हैं प्रश्न संख्या 11 पर। देखिए बच्चा, प्रश्न संख्या 11 कितने नंबर के हैं, तो 2 नंबर के। क्या दिया है कि निम्नलिखित शब्द युग्मों का सही अर्थ चयन करके लिखिए। सही अर्थ चयन करके क्या करना है, लिखना। देखिए इसमें 11वां का क, तो क्या लिखेंगे, सही शब्दों का चयन करके लिखना है। पहला है आपका अभिराम और अविराम।
अभिराम और अविराम का क्या अर्थ होता है वो आपको बताना है। तो देखिए बच्चा, प्रश्नोत्तर संख्या लिखिएगा, इसके बाद क का पहला क्या दिया है, अभिराम, और अविराम का उत्तर क्या होगा, सुंदर और लगातार। यानी अभिराम का मतलब क्या होगा, सुंदर, अविराम का मतलब होता है लगातार, ये होता है। और दूसरा इसी का है, अम्बुज और अम्बुद में क्या अंतर। अरे क्या होते हैं, अम्बुज और अम्बुद का बताना है। तो एक अम्बुज का मतलब होता है कमल और अम्बुद का मतलब होता है बादल। ये आप जब करेंगे तो आपको कितने नंबर मिल जाएंगे, तो 2 नंबर। इसी का ख नंबर देता है कि निम्नलिखित में से किसी एक शब्द के 2 अर्थ लिखिए। पर्यायवाची शब्द है, ये भी कितने नंबर के हैं, तो 2 नंबर के। तो देखिए पर्यायवाची शब्द में क्या लिखेंगे, कॉपी का लिख देते हैं हम लोग, कॉपी दिया ही था। तो बंदर, हाथी, लंगूर, 2 ही लिखा है, हम 3 लिख दिए हैं। क्या लिख देंगे, कॉपी का बंदर, हाथी और लंगूर। इसके बाद देखिए फिर से आ जाते हैं इस पर, ग नंबर पर। निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक शब्द का चयन कीजिए। ये भी कितने नंबर का है, तो 2 नंबर के। 2 रहते हैं, 1-1 नंबर के। पहला है, जिसे जाना न जा सके। देखिए बच्चे, जिसे जाना न जा सके उसे क्या कहेंगे, अज्ञात। और दूसरा है, जिसके समान दूसरा न हो वो क्या कहलाता है, असामान्य। यानी जिसके समान दूसरा न हो उसी को क्या कहेंगे, असामान्य। यानी कौन सा सही है, तो द नंबर और इसका ब नंबर, ये हो गए। इसके बाद देखिए घ नंबर, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 वाक्यों को क्या करना है, शुद्ध करके लिखिए। 2 वाक्यों को शुद्ध करके लिखना है। 4 ऑप्शन है, चारों में देख ले। कौन में दोष नहीं होता है, बच्चे को काटकर सेव खिलाऊं। महादेवी वर्मा हिंदी की सुप्रसिद्ध कवित्री हैं, या मेरे को अभी जाना है। इनमें से चलिए देखते हैं। 2 शब्दों को शुद्ध करना है बच्चा ना, तो सबसे पहले इसी को शुद्ध कर देते हैं। क्या, किसी में दोष नहीं होता है। पहला जो था क्या दिया था, कौन में दोष नहीं होता है। यहाँ पर लिखेंगे किसी में दोष नहीं होता। बच्चे को सेव काट कर खिलाओ। यहाँ पर बच्चे को काट कर सेव खिलाओ तो नहीं, बच्चे को सेव काट कर खिलाओ, ये आपका क्या होगा, सही होगा। अब चलते हैं प्रश्न संख्या 12। 12 आपका बोल रहा है कि श्रृंगार रस अथवा करुण रस के अस्थायी भाव के साथ उसकी परिभाषा उदाहरण सहित समझाइए। देखिए बच्चे, ये भी 2 नंबर के हैं। क्या है, श्रृंगार रस और अथवा करुण रस के अस्थायी भाव के साथ उसकी परिभाषा दीजिए। देखिए बच्चा क्या लिखेंगे, प्रश्नोत्तर संख्या 12 श्रृंगार रस का लिख देते हैं। तो क्या लिखेंगे, श्रृंगार रस। तो श्रृंगार रस किसे कहेंगे, जब किसी नायक नायिका, क्या है, जब किसी नायक नायिका मिलन हेतु उनके हृदय में जो अनुभव, विभाव तथा संचारी भाव के संयोग से अस्थायी भाव, रति, देखिए रति का उत्पन्न होना ही क्या कहलाता है, श्रृंगार रस कहलाता है। यानी रति का जो अनुभव होता है उसी को क्या कहते हैं, श्रृंगार रस कहते हैं। यानी क्या करें, जब किसी नायक नायिका मिलन हेतु उनके हृदय में जो अनुभव, विभाव तथा संचारी भाव के संयोग से अस्थायी भाव, रति का उत्पन्न होना ही क्या कहलाता है, श्रृंगार रस कहलाता है। समझ गए बच्चे, तो ये हो गया। और इसका उदाहरण क्या है कि मेरे तो गिरधर गोपाल, क्या है, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरा पति सोए। ये क्या है, श्रृंगार रस के उदाहरण हैं। अब चलते हैं अगले प्रश्न, क्या कहता है इसी का कि ख नंबर, 12वां का ख क्या है कि अनुप्रास अलंकार अथवा उपमा अलंकार का लक्षण लिखिए। तो देखिए इनमें से किसी क्या लिखना है, अनुप्रास अलंकार या फिर उपमा अलंकार का उदाहरण सहित क्या लिखना है, अलंकार को बताना है। तो चलिए हम दिखा देते हैं अनुप्रास अलंकार को।
जहाँ क्या है, जहाँ किसी एक ही व्यंजक या वर्णों की क्या होती है, आवृत्ति होती है, वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। यानी जहाँ एक ही वर्ण की क्या होती है, बार बार आवृत्ति होती रहती है, वही क्या होते हैं, अनुप्रास अलंकार होते हैं। उदाहरण क्या होंगे, तरनी तनुजा टत तमाल तरुवल बहु छावे। देखिए यहाँ पर त वर्ण की क्या होती है, बार बार आवृत्ति हो रही है, जिस कारण यह क्या है, अनुप्रास अलंकार है। इसके बाद देखिए बच्चा, इसके बाद चौपाई अथवा कुंडलियाँ छंद का लक्षण एवं उदाहरण लिखिए। दे रहा है चौपाई अथवा कुंडलियाँ छंद का लक्षण एवं उदाहरण बताना है। देखिए तो चौपाई को बता देते हैं। देखिए चौपाई हेडिंग डालिएगा, इसके बाद क्या होते हैं वो लिख लीजिएगा। यह एक सममात्रिक छंद है, इसके 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं। देखिए चौपाई में क्या होती हैं, 16-16 मात्राएं होती हैं और प्रत्येक में 4 चरण होते हैं और प्रत्येक में क्या होती हैं, 16-16 मात्रक होती हैं, जिस कारण यह क्या बोलते हैं, सममात्रिक बोलते हैं। इसके उदाहरण देख लीजिएगा। तो देखिए उदाहरण में जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजाकर, राम दूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। देखिए बच्चा ये 4 चरण है, चारों चरण की जब मात्राओं का गिनती करेंगे तो सब में क्या होंगे, 16-16 मात्राएं होंगी। आप लोग काउंटिंग कर लीजिएगा सब में, जैसे 2 1 3 1 4 4 2 6 1 7 7 2 9 1 10 10 2 12 12 4 16, पहले में 16 हैं। इसी तरह गिनिएगा तो क्या हो जाएंगे, सभी में 16-16 मात्राएं मिल जाएंगे। इस तरह से आपका 12वां क्वेश्चन खत्म हुआ। अब चलते हैं 13वें प्रश्न पर। देखिए बच्चा अगला प्रश्न है आपका कि किस प्रश्न नंबर 13 कितने नंबर का है, तो बच्चा 6 नंबर का ये आता है। क्या है कि किसी बैंक में खाता खोलने के लिए बैंक प्रबंधक को आवेदन पत्र लिखिए या फिर अपने क्षेत्र में प्रदूषण से उत्पन्न स्थिति का वर्णन करते हुए किसी दैनिक समाचार पत्र के संपादक को पत्र लिखिए। देखिए बच्चा 6 नंबर के आते हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। तो चलिए इसको भी देख लेते हैं। क्या प्रश्न नंबर 13 का क्या लिखना है, तो बच्चा पत्र में लिखेंगे क्या, सेवा में लिखेंगे बैंक प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक कानपुर उत्तर प्रदेश। विषय जरूर लिखिएगा, विषय के बिना आपका पत्र अधूरा है। क्या है विषय, खाता खुलवाने हेतु प्रार्थना पत्र। क्या लिखेंगे प्रार्थना पत्र में, महोदय सविनय निवेदन है कि मुझे आपके बैंक में एक बचत खाता खोलना है जिससे मैं आपके बैंक की सुविधाओं का लाभ उठा सकूं। मैंने बैंक खाता से संबंधित सभी दस्तावेज आवेदन के साथ सम्मिलित कर दिया है, अतः आपसे निवेदन है कि मेरा खाता खोलने की प्रक्रिया प्रारंभ करें। इसके बाद नीचे लिखेंगे धन्यवाद, दिनांक जिस दिन आप लिखेंगे वो, लेकिन आप लोग पेपर में जो उत्तर पुस्तिका में ये सब नहीं लिखना, इसी तरह छोड़ देना है। और आपका नाम जो होगा भवदीय लिखिएगा, तो नाम और अपना पता है। इस तरह से करेंगे तो आपको कितने नंबर मिलेंगे बच्चे, तो 6 नंबर। अब चलते हैं लास्ट प्रश्न जो आपका है 14 प्रश्न 14वां प्रश्न क्या कर रहा है कि निम्नलिखित में से किसी एक पर अपनी भाषा शैली में निबंध लिखिए। देखिए बच्चा ये 9 नंबर का आता है अकेले, इसको आखिरी में ही करिएगा क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है और आप लोग लगभग इसको सभी लोग कर ही लेते हैं। तो देखिए 5-6 दिए रहते हैं और किसी एक पर आपको करना है, तो इसके लिए आप लोग 15 से 20 मिनट एकदम बचा कर रखे रहिएगा क्योंकि ये बहुत ही अच्छी है और लिखना भी इसको बहुत ज़रूरी है। तो चलिए देखते हैं, किसी एक पर हम भी क्या कर देते हैं, इन पर निबंध लिख देते हैं। देखिए बच्चा हम यहाँ पर आपको बताने जा रहे हैं बेरोजगारी समस्या और समाधान। देखिए बच्चा इसको अन्य भी नाम से हम लोग इसको जानकारी ले सकते हैं, जैसे इसको कई तरह से पूछ सकते हैं। क्या है बेरोजगारी समस्या और समाधान,
तो जैसे बढ़ती जनसंख्या अगर हो रही है तो बेरोजगारी और समस्या में क्या समाधान हो सकती है, तो इसको कैसे कैसे प्रश्नों में पूछ सकता है। तो देखिए, हम पहले ही बोल चुके हैं कि समय की पाबंदी के कारण जो हम अपना नोट्स बनाए हैं उसी को हम दिखा रहे हैं। तो देखिए, इसको इस तरह से भी बोल सकता है, क्या, बढ़ती जनसंख्या, रोजगार और समस्या, अथवा जनसंख्या नियंत्रण, अथवा करके जनसंख्या विस्फोट कारण एवं निवारण, या फिर बढ़ती आबादी विकास में बाधक। इस सबसे भी आपको ऐसे भी प्रश्नों को निबंध के रूप में बोल सकता है। तो देखिए क्या लिखेंगे, पहले जो भी निबंध लिखने चाहिएगा पहले उसका रूपरेखा तैयार कर लीजिएगा। और रूपरेखा में क्या होगा, जो आप हेडिंग आपके दिमाग में चल रहे हैं उसको पहले लिख लीजिएगा। जैसे पहला है प्रस्तावना, दूसरा है जनसंख्या वृद्धि के कारण, तीसरा है जनसंख्या वृद्धि से हानि, चौथा है परिवार नियोजन से लाभ, पांचवा है परिवार नियोजन के उपाय, और लास्ट में आप जो सब कुछ लिखने के बाद आप उपसंहार लिख सकते हैं। तो देखिए पहला क्या डालेंगे, रूपरेखा में प्रस्तावना यानी परिचय। परिचय में हम लोग कैसे लिखेंगे, क्या लिखेंगे, भारत को कभी सोने की चिड़िया कहा जाता था। यहाँ कभी दूध की नदियाँ बहती थीं, किंतु आज अधिकांश बच्चों को दूध के रंग का भी पता नहीं है। आज असंख्य लोगों को रहने के लिए घर, तन ढकने के लिए जो है भरपेट भोजन भी नहीं मिल रहा है। आज असंख्य लोगों को रहने के लिए घर, तन ढकने के लिए पर्याप्त वस्त्र और खाने के लिए भरपेट भोजन नहीं मिल रहा है। कई तरह की समस्याएं आती गई हैं। सन 1981 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या 38.3 करोड़ थी, किंतु 1999 की जनसंख्या के अनुसार यह जनसंख्या बढ़कर 91 में 84.96 हो गई। मार्च सन 2011 तक यह आंकड़ा 121 करोड़ तक पहुंच गया। यानी देखिए बढ़ते बढ़ते आज इतनी जनसंख्या बढ़ गई कि जिसको कंट्रोल करना भी क्या है, एक तरह से मुश्किल है। जो क्या है, एक तरह से ये बेरोजगार और की एक समस्या बढ़ती जा रही है। इसके बाद क्या है, जनसंख्या वृद्धि के कारण। भारत में जनसंख्या की अत्यधिक वृद्धि के कुछ विशेष कारण हैं कि जिनमें बाल विवाह, दरिद्रता, मनोरंजन के साधनों का अभाव, अशिक्षा, गर्म जलवायु, रूढ़िवादिता, ग्रामीण क्षेत्रों में संतति निरोध की सुविधाओं का कम प्रचार हो पाना, परिवार नियोजन के साधनों की अज्ञानता एवं पुत्र की अनिवार्यता इत्यादि इसके क्या हैं, प्रमुख कारण हैं। इसके बाद क्या है, जनसंख्या वृद्धि से हानि। क्या क्या हानि हो सकती है, यानी बेरोजगारी सबसे पहले आ जाएगी। तो क्या लिखेंगे, भारत की वर्तमान विभिन्न समस्याओं का मुख्य कारण बढ़ती हुई जनसंख्या है। ऋग्वेद का कथन है, जहाँ प्रजा का आधिक्य होगा वहाँ निश्चय ही दुख एवं कष्ट की मात्रा अधिक होगी। यही कारण है कि आज भारत में सर्वत्र गरीबी, अशिक्षा, भूखमरी, बेरोजगारी, निम्न जीवन स्तर, सामाजिक कलह, अस्वस्थता एवं खाद्यान्न संकट आदि अनेक समस्याएं हैं। हम सब जनसंख्या की वृद्धि से होने वाली हानियों के प्रति आज भी लापरवाह हैं। हम सब आज भी संतान को ईश्वर की देन मानते हुए उसके जन्म पर नियंत्रण करना पाप मानते हैं। देखिए बच्चा, अगला हेडिंग है परिवार नियोजन से लाभ। समस्त प्राणी अपने जीवन को सुखी एवं व्यवस्थित बनाना चाहते हैं। ऐसा तब संभव होगा जब व्यय का अनुपात आय के अनुकूल हो, यानी जितना हम व्यय करना चाह रहे हैं उससे अधिक हम लोग कमा सकते हैं। तभी व्यक्ति कम आय में भी अपने बच्चों की पढ़ाई लिखाई पर ध्यान दे सकता है। परिवार नियोजन का चिन्ह लाल तिकोन है, जो स्वास्थ्य, शिक्षा एवं समृद्धि अथवा सुख, शांति और विकास का प्रतीक है। वास्तव में कम बच्चों वाले माता पिता अपने सभी बच्चों की शिक्षा एवं उनके स्वास्थ्य का समुचित प्रबंध अवश्य कर सकते हैं। इसके बाद है बच्चा परिवार नियोजन के उपाय। तो जनसंख्या वृद्धि को रोकने के लिए कुछ उपाय निम्न हैं। क्या है कि बच्चों की आयु में अंतर रखने के लिए परिवार नियोजन संबंधी सामग्री अपनानी चाहिए। यानी जो 2-2 साल पे हो जाते हैं, यानी इनके बीच में क्या होने चाहिए, लगभग 5 साल का अंतर होने चाहिए।
तो देखिए दूसरा, अधिक बच्चों को जन्म देने वाले माता पिता को हतोत्साहित किया जाए, यानी उनका क्या किया जाए, उनको हतोत्साहित कर दिया जाए। और तीसरा है बाल विवाह एवं बहु विवाह जैसी कुप्रथाओं को क्या कर दिया जाए, रोक लगा दी जाएगी। बाल विवाह नहीं होगा तो बच्चे भी क्या होंगे, कम पैदा होंगे। और तीसरा चौथा है परिवार नियोजन कार्यक्रम का व्यापक प्रचार होना चाहिए। अब देखिए बच्चा, लास्ट में हम लोग क्या देखेंगे, उपसंहार। जो हम पूरा जो हेडिंग लिखते हैं जिसके बारे में, उसके पूरा उपसंहार कर डालते हैं। क्या है उपसंहार में, कि आज हमारे देश में वे कुप्रथाएं समाप्त होती जा रही हैं जिनसे जनसंख्या वृद्धि हो रही थी। बाल विवाह जैसी कुप्रथा अब लगभग समाप्त हो गई है और शिक्षा का निरंतर प्रसार हो रहा है। परिणामतः हम सभी भारतीय परिवार नियोजन के महत्व को जानकर जनसंख्या की वृद्धि को रोकने के लिए प्रयासरत हैं। यदि यह कार्यक्रम पूरी तरह से समाज का अंग बनवाया जाए तो हमारे देश और समाज की अनेक समस्याएं स्वतः ही क्या हो जाएंगी, हल हो जाएंगी। देखिए बच्चा, इस तरह से आपका जो मॉडल पेपर था, जो 2026 का मॉडल पेपर, ये आपका पूरी तरह से क्या हो गया, सॉल्व कर दिए। और भी सब्जेक्ट का क्या करेंगे, अब हम लेकर आते रहेंगे और मॉडल पेपर का सॉल्यूशन। तब तक के लिए धन्यवाद।